आज से जो चीजें सीखेंगे वो डायरेक्टली लिंक हैं आपके आने वाले प्रैक्टिकल के साथ। और आपने लास्ट अटेम्प्ट का पेपर देखा था जो मैंने आपको डे 1 पे शो किया था कि सेल्स टैक्स पे प्रैक्टिकल पे 19 मार्क्स थी, 19, और सेल्स टैक्स का टोटल वेटेज 35 मार्क्स है। तो 30 मार्क्स, 30 में से अगर 19 प्रैक्टिकल की हैं तो थ्योरी की कितनी है? 11। और उस 11 में जो सवाल उसने पूछे हैं वो सवाल भी ऐसे हैं कि जो आपको इंशाल्लाह जब हम पहुंचेंगे तो याद करा के भेजूंगा। तो मेरा जो मेन स्ट्रेटजी है वो नहीं भूलना बेटा, पेपर पास करना है और उसके लिए सेल्स टैक्स को बहुत अच्छे तरीके से हमने करना है। तो आज थोड़ी सी नोटिंग ज्यादा होगी, ठीक है? आज नोटिंग पहले मैं क्या करूंगा, रिकैप कर रहा हूँ जो बुनियाद हमने बनाई है उसकी, और उसके बाद मैं आपको नोटिंग करवाऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? आज ही हम फिर क्वेश्चंस बनाएंगे, आपने उसकी कैलकुलेशन जो पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो भाई, पहले तो बताओ आउटपुट टैक्स क्या है? आउटपुट टैक्स क्या है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बेटा आउटपुट क्या है? आउटपुट टैक्स सेल्स टैक्स है। अभी तो हम डिफाइन नहीं कर रहे, लीगल डेफिनेशन नहीं बता रहे, लॉ में मौजूद डेफिनेशन नहीं बता रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आउटपुट क्या है? वो सेल्स टैक्स जो सप्लायर पे करता है। सप्लायर किसे पे करता है? गवर्नमेंट को, एफबीआर को, राइट? तो इसके फीचर्स क्या है? सेल्स टैक्स, दूसरा सप्लायर पे करता है, तीसरा गवर्नमेंट को पे करता है, राइट? इस तरह हुआ ना? ओके, अब मुझे बताओ इनपुट टैक्स क्या है? ये भी सेल्स टैक्स है, जो बायर पे करता है किसे? और वो फिर, इसका मतलब इन अदर वर्ड्स दोनों एक चीज है। जो सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स है वो बायर के लिए, या क्लियर हो ना? इसका मतलब है कि बायर जिस चीज को इनपुट टैक्स कहता है उसी को सप्लायर क्या बोलता है, राइट? और चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स पहले ही समझा चुका हूं कि पे करने वाला बंदा फिर उसको पास ऑन करता है, तो सप्लायर ने पे करने के बाद इसको बायर पे पास ऑन कर दिया, ऐसा है ना? अच्छा बेटा, अब 1 स्टेप आगे जा रहे हैं। तो मैं आपको जो बुनियादी बातें बेटा बता रहा था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा काइंडली एक दफा दोबारा कंफर्म कर लो ऑल इज ओके, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके बेटा, अब हमने क्या करना है बेटा, अब मेरी नंबरिंग चलेगी। अब मैं सीरियल नंबर बताऊंगा, तो आप जो नोट्स बनाओगे ये आपको आने वाले आईकेप के 26 अटेम्प्ट के सवाल करवाएंगे, इनसे बाहर चीज नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आपको ये नहीं करना है जी आप पूरी सेल्स टैक्स एक्ट खोलो, आईकेप की बुक खोलो, मेरे नोट्स खोलो, नहीं, ये चीज लिखो। और लिखवाने से मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैं आपको डे 1 पे जो बात बता चुका हूं ना, जो फॉलो करेगा फायदे में रहेगा। जो क्लास अटेंटिवली लेगा एक मखसूस फॉर्मेट की, ऑनलाइन ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, फिजिकल, उसको पकड़ लो, नंबर 1। नंबर 2, और जो लिखेगा क्लास के दौरान, ये लिखवाने का मकसद ही क्यों है? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बच्चा अब रिकॉर्डेड होने की वजह से पढ़ नहीं रहा, तो मैं मजबूर कैसे करूं उसको पढ़ाने के लिए? लिखवा रहा हूं, लिखो, नहीं दूंगा नोट्स, लिखो। लिखने से बेटा अभी याद करके जाओगे, डेफर नहीं होगी लर्निंग। और तीसरी चीज क्या है? समझाने के बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो करो। आज हम कोई 3 पॉइंट्स ऐड करेंगे, तीनों पे प्रैक्टिस करेंगे, और आखिर में सवाल तुमसे हो गया ना, समझे आज का काम हो गया। फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, फिर आईकेप का पास पेपर आएगा, फिर पास पेपर आते जाएंगे, ठीक है बेटा? चलो, अब मैं आपको एक सवाल बना रहा हूं टिपिकल, ठीक है? इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, और इस क्वेश्चन में कुछ नई चीजें हैं जो आज पढ़नी है, वो ऐड होंगी, और ये सवाल फिर आपने सॉल्व करना होगा। कर गए, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। ओके, चलो बेटा, लेट्स राइट दिस फर्स्ट। सबने बेटा नोट करना है कि कोई भी इस आसरे पे ना रहे कि सर ये हम स्नैपशॉट ले लेंगे। स्नैपशॉट लोगे तो मैं भी बीच में आऊंगा, बता देना, मैं आ जाऊंगा। ओके, देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट जो होगा वो अलाउ नहीं है, ठीक है? स्क्रीनशॉट को मैं बैन करा दूंगा, अगर हो रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है? ताकि बैन करा दो। बेटा लिखो, लिखने से सीखोगे। बेटा आज का हमारा टास्क क्या है, ये लिखें।
इज रजिस्टर्ड पर्सन, ये बेटा मैंने अपने एब्रीविएशन में लिखा है, शॉर्टकट मारा है। प्लीज यूज कंप्लीट वर्ड्स, मेरे वाले शॉर्टकट नहीं लगाना, यू हैव टू यूज कंप्लीट वर्ड्स। रजिस्टर्ड पर्सन, स्पेलिंग कंप्लीट लिखना है इसकी। मिस्टर ए इज रजिस्टर्ड पर्सन। ही इज रजिस्टर्ड, बेटा मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। क्या हो गया मौलवी साहब, क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ दो ना बस, ठीक है। पंखा चलाना है, चलाना है, बंद कर दो, बंद कर दो बेटा, बहुत आवाज है, बहुत आवाज। बस ठीक है, एसी चला दिया ना आपने, बस ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। exempt goods to registered persons। थैंक यू वेरी मच। म्यूजिक चलते रहना चाहिए। लिख लें बेटा इस सबको, एवरीथिंग जो आप सीखोगे ना इसमें आपके पास्ट के किसी न किसी सवाल में होगी, और आगे आने वाले जो ये जो अभी आप काम कर रहे हो, दिस इज एग्जैक्टली आप पेपर पे कर रहे होंगे। यही चीजें हैं जो पेपर पे आ रही होती हैं बेटा, इसको लिख लें पहले। जी बेटा,
मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा बेटा, फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये तो वो टास्क है ना जिस तक लाना है मैंने आपको, अब मैंने सिखाया थोड़ी इस पे। ओके, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जी बेटा, रिक्वायर्ड है। अच्छा बेटा, जो इस सवाल को पढ़ने के आज सीखने के बाद पहले मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और एक चीज बता दूं, कोई जबरदस्ती इसको मैं इसी क्लास में ऐड नहीं करूंगा। ये नहीं है कि बस जी मैंने जबरदस्ती और फास्ट दौड़ाते जाना है, नहीं। मैं देखूंगा आपका लर्निंग का, और थोड़ा सा रूम में खुद को नहीं देता मगर आपको दूंगा, वो है रमजान का। ठीक है, मैं खुद को रूम नहीं देता, मेरी प्रोडक्टिविटी इसमें बढ़नी चाहिए, और मेरी प्रोडक्टिविटी मैं पहले बता चुका हूँ बढ़ती है। मगर मैं आपको रूम दूंगा तो मैं एक चीज अभी बता दूं, इस सवाल को मेरी कोशिश होगी आज करें, नहीं ये कल तक जा सकता है, यानी इसका सॉल्यूशन सीखना नहीं। आज मैं इसको कर पाया तो टास्क अकम्प्लिश्ड, नहीं ये कल पे जाएगा। अब आप जरा इस सवाल को देखें, इस सवाल को अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं लिखा तो लिख लें, प्लीज लिखो। और मैं आपको बताऊं, लिखने से ना आपको वो चीजें नजर आएंगी जो एग्जामिनर पूछता है। सिर्फ पढ़ने से ऊपर ऊपर से नहीं बेटा, एक एक चीज को डिटेल में देखो। औकाब की नजर, मैं आपको दो चीजें आज बताऊंगा इस पेपर को पास करने के लिए, यानी टैक्सेशन के पेपर को पास करने के लिए दो चीजें हैं। एक वो जो कि हासिल करनी है, एक वो जिसे छोड़ना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हासिल क्या करना है बेटा? हासिल करना है जिसको मैंने अभी बोला था, औकाब की नजर, फोकस के साथ पढ़ना। लफ्जों की मीनिंग होती है, लेयर्स होती हैं, अनियन की तरह ना, लेयर पे लेयर होती है। तो थोड़ा सा एक बात समझो, जब आप आम सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, बाकी सब्जेक्ट्स में एक लफ्ज को मिस करने से इतना नुकसान नहीं होता जितना यहाँ होता है। यहाँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो फोकस ऑन द फैक्ट्स, फोकस ऑन द फैक्ट्स। वक्त के साथ मैं आपको एहसास दिलाऊंगा कि देखो लफ्ज कितने इंपॉर्टेंट थे। और जिस चीज से बचना है वो है कंपेयर करके एक चीज की एप्लीकेशन दूसरे पे करना। अगर हम एक चीज इनपुट के लिए पढ़ रहे हैं वो आउटपुट पे अप्लाई नहीं होगी, एक चीज हम सेल्स टैक्स में पढ़ रहे हैं वो इनकम टैक्स पे अप्लाई नहीं होगी। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हर पॉइंट स्टैंड अलोन है। ये वक्त के साथ दोनों चीजें सिखाएंगे। चलें अब लिखें पॉइंट नंबर 1 बेटा। देखो पॉइंट नंबर 1, रजिस्टर्ड पर्सन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, अब मैं कुछ नोटिंग करवा रहा हूं आपको, और आपको लिखोगे तो सीखते जाओगे। मकसद क्या है? ये सवाल करवा पाना। और ये जो सवाल मैंने बनाया है बेटा, आप पास्ट पेपर को आज अगर बेशक घर पे जाके देखना, कोई सवाल नहीं आया जिसमें ये चीजें ना हो। अभी मैं आपको बल्कि पास्ट पेपर अगर टाइम मिला तो दिखाऊंगा भी कि देखो हर दफा आपका एग्जामिनर, बिलीव मी, टेक्स उस बच्चे के लिए जो पास करने की नीयत कर ले। फेल होना बदकिस्मती हो सकती है, फेल नहीं होगा। नीयत कर लो कि मैंने पास करना है, क्योंकि सारी चीजें ऐसी हैं जो अच्छे तरीके से तुम्हें सिखाई जा रही है। ठीक है, तो बेटा अब पहली चीज आपने क्या लिखी? रजिस्टर्ड पर्सन। पहले मैं इस पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, इस सवाल से लिंक करूंगा, दूसरे पे आऊंगा सवाल से लिंक करूंगा, तीसरे पे आऊंगा सवाल से लिंक करूंगा, फिर सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक चीज कभी नहीं बोलना, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। बताओ हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स माइनस आउटपुट किस पे आता है, और इनपुट किस पे आता है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस पे लेयर अब सीख रहे हैं, लेयर पे लेयर, इसमें डिटेल्स में जा रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया, अब इसकी बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक चीज ऐड करते जाएंगे। और बाय द टाइम आप पास पेपर में भी मैं लास्ट अटेम्प्ट का पहले कराऊंगा। ये नहीं है कि आसान कोई सवाल निकाल के आऊं, नहीं, लास्ट अटेम्प्ट सवाल, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कहाँ खड़े हो तुम, कितना चीजें तुम्हें समझ आ रही है। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन का पहला टॉपिक हमने जो सीखना है उसके बारे में देखिए। सबसे पहली बात,
हमने क्या पढ़ा था, इनपुट टैक्स क्लेम किया जाता है, करेक्ट। मैं कुछ लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्लेम, इनपुट टैक्स डिडक्ट, इन सब का एक ही माना होगा, क्या कि आउटपुट से इनपुट को लेस करना। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब भी यही है, लेस करना, ठीक है बेटा। तो पहला टॉपिक क्या लिखवा रहा हूं, बताओ मुझे, रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन। अब इसके लिए पॉइंट्स नोट करें जो प्रैक्टिकल में आते हैं आपके। सबसे पहला पॉइंट, जो पर्सन जिस पे सवाल बना वो कौन है, मिस्टर ए, मिस्टर एक्स या मिस्टर ए, जो भी एक पर्सन है। सेल्स टैक्स में टैक्स पेयर को, जो टैक्स पेयर होता है सेल्स टैक्स में, इस टैक्स पेयर को कहा ई रजिस्टर्ड पर्सन जाता है, रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाता है। टैक्स पेयर का नाम ही रजिस्टर्ड पर्सन होता है। जब टैक्स चार्ज किया गया, टैक्स इंपोज किया गया, तो सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 3 ने टैक्स लगाते वक्त कहा कि सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है रजिस्टर्ड पर्सन पे। तो इन अदर वर्ड्स ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्म है, एक पर्सन को कहा जाता है, कौन सा पर्सन, जो टैक्स में खुद को रजिस्टर कराएगा। तो जब भी हम बात करेंगे, ये देखो सवाल शुरू कैसे करता है, अब देखो लिंक करो सवाल कैसे, मिस्टर इज व्हाट बेटा, ये क्यों बताया, क्योंकि वो टैक्स पेयर है, सवाल जिस पे बनता है ना वो टैक्स पेयर है, राइट, रजिस्टर्ड पर्सन है। अच्छा, अब और डिटेल्स आएंगी इसकी, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पहले नोट करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, जिसे समझ आ रही है प्लीज काइंडली कंफर्म करो बेटा। वकास रिप्लाई कर रहा हूं, मगर इस पे पहले आ जाओ बेटा, ठीक है, क्या ये समझ आ रहा है? ओके बेटा, शाबाश। जरा पहली बात देखो, आपको आईकेप के 26 अटेम्प्ट के सवाल उठाओ, पहली लाइन सब में यह है कि फला फला पर्सन, फला फला कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इस लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है, शुरू में ही तुम्हें समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 लिखो इसके अंदर, रजिस्टर्ड पर्सन में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये है, और मैं आपके साथ शुरू में लिख रहा हूं, फिर मैं आपको सिर्फ लिखवाऊंगा। तो नोटिंग मेरी देख के ये ना कहना कि सर ये नोटिंग देंगे, बेटा लिखना पड़ेगा, लिखोगे तो पेपर पास करोगे, ठीक है। अ पर्सन, जी बेटा, कैन क्लेम, एक सेकंड लिख लूं बेटा, कैन क्लेम इनपुट टैक्स ओनली व्हेन is ये पॉइंट पहले लिखो तो मैं समझाता हूं ये क्या है। अ पर्सन कैन क्लेम इनपुट टैक्स ओनली व्हेन ही शी इट जो भी होगा इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इस जुमले का क्या मतलब है, इस जुमले को सवाल में कैसे लिंक किया जाता है प्रैक्टिकल के साथ, हम दोनों काम करेंगे। पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक मिसाल देख के समझाऊं तुम्हें, एक जगह पे 2 फैक्ट्रीज हों, 2 दुकानें हों, 2 शॉप्स हों, एक खुद को रजिस्टर कराने के लिए एफबीआर आया, एफबीआर में आके खुद को रजिस्टर करा लिया, और एज सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन काम कर रहा है। अब इस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है उसे सेल्स टैक्स की यूनिक नंबर भी असाइंड होगा, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नंबर भी होगा उसके पास। एफबीआर में जाएंगे, उस नंबर के अगेंस्ट, उसके एनआईसी के अगेंस्ट वो डेटा भी आ रहा होगा। इसका मतलब उसने खुद को पेश किया कानून के सामने कि जी मैं टैक्स देना चाहता हूं, मुझे रजिस्टर कर लो। दूसरा पाकिस्तानी था, उसने कहा मैं तो नहीं रजिस्टर होता, बगैर रजिस्ट्रेशन के उसने काम शुरू किया। इस मुल्क में हर काम मुमकिन है, बगैर रजिस्ट्रेशन के उसने काम शुरू किया, काम वो भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। अब पहला बंदा जो कहता है मैं लॉ फॉलो करूंगा, लॉ ने लिखा है रजिस्ट्रेशन ले लो, मैंने रजिस्ट्रेशन ले ली, और हर महीने एफबीआर को वो क्या फाइल करेगा, क्या नाम था, रिटर्न फाइल करेगा। और रिटर्न जब फाइल करेगा तो एफबीआर फिर उसे हिसाब किताब भी लेगा, उसके बैंक अकाउंट को निकाल के उससे भी कंपेयर करेगा कि बता ये टैक्स क्यों कम है, तू कमा ज्यादा रहा है। इसका मतलब जिसने कानून फॉलो किया उसे हर महीने एक रिगर से गुजारा जा रहा है, और जिसने, और उस बंदे को अपने कस्टमर को टैक्स भी चार्ज करना पड़ा है, करेक्ट। हर सेल पे कितने % का टैक्स चार्ज करेगा वो, तो
उससे जो खरीदेगा उसकी प्रोडक्ट महंगी 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 कितने % से महंगी हो जाएगी। अब दूसरे बंदे ने कहा कि जी मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अनरजिस्टर्ड बंदा अगर टैक्स नेट में ही नहीं है तो टैक्स चार्ज भी नहीं करेगा, तो उसकी प्रोडक्ट सस्ती होगी। वो टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहा, और अगर टैक्स चार्ज कर रहा है तो अपनी जेब में रख रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड थोड़ी है, वो थोड़ी देगा टैक्स। तो इसीलिए अनरजिस्टर्ड लोग 2, 3, 4, 6 महीने के अंदर ही अपना एड्रेस चेंज हो जाता है उनका। उनके घर पहले होते हैं किसी छोटी जगह पे, फिर वो डिफेंस चले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो ये इन अ वे फ्रॉड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि कभी उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर एफबीआर पकड़ ले तो क्या होगा। अब क्या होगा, अब पहले तो कहेंगे कि अब तक की जो सेल थी भाईजान, सेल थी, उस पर टैक्स दो। पहले तो गड़े मुर्दे निकालेंगे कि जी टैक्स दो, तुमने अब तक की सेल की है 4 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ का 18% दो। पता है वो क्या बोलेगा, कहेगा भाईजान वो मैंने खरीदा भी था, मेरा इनपुट टैक्स, मुझे इनपुट दो। तो उसे क्या कहा जाएगा, पहुंच गए इस टॉपिक तक, क्या कहा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स एक्ट, बताओ बेटा बताओ, अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स एक्ट बताओ क्या होगा। अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स एक्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये बात अब रिपीट करो कि भाईजान तुम्हें इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। भाई बताओ क्यों नहीं मिलेगा उसे इनपुट टैक्स। सर जी इसलिए इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ इनपुट टैक्स सिर्फ किसे मिलता है, जो रजिस्टर्ड होगा। इसका मतलब जो लोग अनरजिस्टर्ड रह के काम कर रहे हैं वो जन्नत में है उस वक्त जब तक पकड़े ना जाए। जन्नत में है ना बस, मगर जब मोमेंट पकड़े गए तो 7वीं दोजख में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें इनपुट भी नहीं मिलेगा, आउटपुट भी पूरा लिया जाएगा, प्लस पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज। और समझ रहे हो। तो पॉइंट क्या है बेटा, जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, जिसका सवाल सॉल्व कर रहे हो, जरूर चेक करो कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। रुको बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन भी तो कराऊंगा ना बेटा। अब आ जाओ इधर, इस सवाल में मिस्टर ए को इनपुट दोगे कि नहीं दोगे, क्यों दोगे, पहले ही आईकेप बता देता है, पहले ये लाइन लिखी होती है, इसका मतलब आईकेप क्या बोल रहा है, इसको इनपुट देना। ठीक है बेटा, अब पूछो। आता हूं, ये एडवांस टॉपिक से, फाइलर नॉन फाइलर उसके कॉन्सिक्वेंस थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो आज इसको कवर नहीं करूंगा, इंडिविजुअली क्लास के बाद बता दूंगा। ठीक है, क्लास में मैं जरा अपने हिसाब से जाऊंगा, ऑनलाइन। ठीक है बेटा, समझ आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसको हम इनपुट देंगे, इसकी परचेसेस पे इनपुट क्लेम करेंगे और उससे आउटपुट से लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये खुद क्या है। ओके बेटा, दूसरी चीज, अब आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या कि रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस हैं, ना सिर्फ ये खुद रजिस्टर्ड पर्सन है। कहां लिखा हमने, शुरू में टॉप पे लिखा क्या, मिस्टर ए इज रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, अब आ जाए सप्लाईज में, किसे बेच रहा है, किसे बेच रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को भी बेच रहा है, अनरजिस्टर्ड को भी बेच रहा है। किससे खरीद रहा है, रजिस्टर्ड से भी खरीद रहा है, अनरजिस्टर्ड से भी खरीद रहा है। अब इसके लिए भी टैक्स कैलकुलेशन में इसका कोई स्टेप होता है, इसके कुछ इंपैक्ट होगा। वो इंपैक्ट क्या होगा, पहले सीखो फिर अप्लाई करो। मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, सवाल सामने पड़ा होगा और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू में मैं आपकी हेल्प करूंगा, बाद में तुम खुद कर पाओगे सवाल को सॉल्व। मैं पढ़ाता जाऊंगा, सवाल होता जाएगा आपका इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, पहले नंबर पॉइंट नंबर 1 नहीं भूलना, क्या है उसका, पॉइंट 1 क्या था, यानी टॉपिक 1 है रजिस्टर्ड पर्सन, पॉइंट 1 था टू क्लेम इनपुट टैक्स अ पर्सन हैज टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, ना सिर्फ ये बल्कि पॉइंट 2 देखो, इस पॉइंट 2 को ना मैं नाम देता हूं ताकि आप याद कर सको। मैं इसको कोई डिस्क्रिप्शन दूंगा, नाम दूंगा बेटा, इसका नाम है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये वैसे बहुत सारे नाम मेरे अपने इजाद किए हुए हैं ताकि आपको चीजें याद करा सकूं, आपको चीजें समझाने के साथ साथ याद करानी है, याद करा सकूं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आ जाओ बेटा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमने देखना क्या है कि अगर हमने परचेजेस किए हैं,
तो देखना होता है परचेजेस किससे की हैं, रजिस्टर्ड पर्सन से की हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन से की हैं। ये आईकेएफ हमेशा पूछता है, हर प्रैक्टिकल में ये होता है, परचेजेस रजिस्टर्ड से इतनी है, अनरजिस्टर्ड से इतनी है, सेल रजिस्टर्ड को इतनी है। तो इसी तरीके से अब दूसरा हमने की है बेटा क्या, सप्लाईज। तो परचेजेस कहां से है, परचेजेस होती है फ्रॉम, परचेजेस फ्रॉम, मगर सप्लाईज टू। ठीक है, अब जरा आप इस टेबल को नोट करो ताकि आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट कवर हो जाएगा। क्या, अगर आपकी परचेजेस किससे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन से हैं, नोट करो बेटा, अगर आपकी परचेजेस किससे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन से हैं, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। यू कैन क्लेम इनपुट टैक्स, which means to claim input tax it is necessary कि बंदा खुद भी रजिस्टर्ड हो, और जुमला कंप्लीट करो, और ना सिर्फ खुद रजिस्टर्ड हो, ना सिर्फ खुद रजिस्टर्ड हो, बल्कि परचेजेस भी किससे करे। इसका मतलब है कि परचेज करते हुए जरूर देखना कि तुम तो रजिस्टर्ड हो, मगर आगे सप्लायर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो इनपुट टैक्स मिलेगा आपको। इसका मतलब जो पहला हमने जुमला कहा था ना, क्या, आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स लेस करो, तो लेस तो करो मगर कंडीशंस भी फॉलो करो। अब मैं कंडीशंस पे आ गया हूं। पहले कंडीशन क्या है, कि खुद रजिस्टर्ड होना, दूसरी क्या है, जिससे परचेस करो वो भी रजिस्टर्ड है। तो यहां मैं लिख रहा हूं क्या, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन होंगी, तो इनपुट टैक्स क्या होगा, क्लेम होगा, क्लेम होगा। इसका मतलब इनपुट टैक्स लेस हो सकता है। अब बगैर बताए तुम बताओगे, अगर अनरजिस्टर्ड से परचेजेस हैं तो उस केस में इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। पूछे क्यों भाई, इसकी कोई तो वजह होगी ना। अनरजिस्टर्ड जो है ऐसे ही रट्टा रट्टा थोड़ी लगाना है, समझना भी तो है। देखो एक बात समझो बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है वो एफबीआर के पास रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसका अकाउंट भी नहीं खुला हुआ। आजकल तो एफबीआर सारा ऑनलाइन काम करता है। आपने पेमेंट भी करनी है तो ऑनलाइन अकाउंट खोलो, उससे एक रिसीट प्रिंट करो, बैंक में पेमेंट करो, वहां से नंबर लो, वापस आके ऑनलाइन को पंच करो। इसका मतलब जब आपका अकाउंट ही नहीं है, वहां पे एफबीआर के पास अकाउंट ही नहीं है, तो एफबीआर को पेमेंट तो कर ही नहीं सकते ना तुम। अब जो पैसे एफबीआर को दे ही नहीं सकते, उसका इनपुट कैसे, इनपुट कैसे, इनपुट तो उसका मिलेगा ना जो एफबीआर को पैसे मिल चुके हों। इसीलिए अनरजिस्टर्ड अगर टैक्स चार्ज भी कर ले तो अपनी जेब में रख के बैठा होता है, अगर टैक्स ले भी ले तो अपने पास रख के बैठा होता है। और एफबीआर कहता है कि जो तुम्हारी अमानत थी वो मेरे तक तो आई नहीं। जब इनपुट कब मिलता है, वापस जाओ, जब बायर सप्लायर को पेमेंट करे, और सप्लायर तो गवर्नमेंट तक पैसे तो जाए ना। जब गवर्नमेंट तक पैसे ही नहीं गए तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, खाया पिया कुछ नहीं, और गिलास तोड़ा 12 ने। क्यों, एक तो पैसे आए नहीं, ऊपर से तुमने माइनस कर लिए। इनपुट माइनस करता है ना बेटा। तो थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, आपको सारी चीजें एब्जॉर्ब होना, समझ आना शुरू होंगी। अभी इट्स टू अर्ली, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई लॉजिक समझाने के लिए थोड़ा बेस डालना जरूरी है। तो बेटा एक बात याद कर लो, क्या, परचेजेस फ्रॉम कहां से होंगी, तो इनपुट, और अनरजिस्टर्ड से होंगी तो, चलो सॉल्व करो। मतलब प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करना, रीड करके सॉल्व करो, रीड करके सॉल्व करो। ये परचेजेस वाले 2 पॉइंट सॉल्व करो, ऑनलाइन वाले करो बेटा सॉल्व। वकास इसको करो बेटा। रॉ मटेरियल फ्रॉम, ये किस कैटेगरी में पढ़ रहे हो, परचेजेस इनपुट, राइट। किससे खरीदा, कितना कितना खरीदा, 8 बिलियन। क्या करोगे, क्या करोगे, इनपुट क्लेम करेंगे। करो 18% क्लेम, इसका इनपुट निकालो 18%, वो इनपुट में चला जाएगा। 18 बिलियन का बेटा, ये जो आपने अमाउंट कैलकुलेट किया, ये आउटपुट का है कि इनपुट का है, कैसे पता चला इनपुट का है, से। इसको क्लेम करोगे कि नहीं करोगे, क्यों करोगे, खुद भी रजिस्टर्ड वो भी रजिस्टर्ड, ठीक है, थम्स अप, इनपुट मिलेगा। दूसरी लाइन पे जाओ,
मुर्तजा बेटा नीचे एक एसी बंद कराना है, करो बेटा। दूसरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ रहा है बेटा? दूसरा करो, रॉ मटेरियल फ्रॉम परचेज है कि सेल है? परचेज है, इनपुट का ताल्लुक है। अब सोचो कितना है 1.2, 12 लाख रुपए। बेटा इस पे इनपुट क्लेम ही नहीं करेंगे ना, हमने पेमेंट की होगी उसे, अनरजिस्टर्ड हमसे टैक्स मांग रहा है। पहले तो हम उसको देखेंगे है कौन तू, एक तो अनरजिस्टर्ड ऊपर से टैक्स ले रहा है। अच्छा गलती से हमने उसको टैक्स दे भी दिया, गलती से हमने टैक्स दे भी दिया, एफबीआर हमें इनपुट नहीं देगा। एफबीआर क्या कहेगा, मेरे पास नहीं आए, मुझसे इनपुट कैसे ले रहे हो? समझ आ गई बेटा? आप देखें ये पास पेपर इसी तरीके से सॉल्व होगा आपका। 1 बाय 1 याद करना है बेटा, 1 बाय 1। दूसरी चीज जी बेटा, दूसरी आ जाए आगे बेटा। और ये जो नोट्स लिखवा रहा हूं ना, ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये बहुत समरी है। ये पूरे कोर्स का क्या होगा, एक समरी निकल के आपके हाथ में आएगी, इसको पढ़ो, पेपर सॉल्व करो। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट 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 बेटा, नेक्स्ट क्या है, सप्लाईज टू। सप्लाईज टू किसे, किसे बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन। भाई कुछ भी नहीं होगा, 18% का टैक्स चार्ज करेंगे। एक बात याद रखना बेटा, सप्लाई करते वक्त, सुन लो सुन लो सुन लो, सप्लाई करते वक्त अगर जो गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल गुड्स हैं, वो टैक्सेबल गुड्स हैं, तो ये नहीं देखा जाएगा कि हम किसे बेच रहे हैं। रजिस्टर्ड को बेच रहे हैं तब भी टैक्स करेंगे, अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं तब भी टैक्स करेंगे। सेल के वक्त तो दोनों पार्टीज पे टैक्स लगेगा, क्योंकि सप्लायर को कहा गया है टैक्स करो। सपोज हम आम लोग हैं, ठीक है, कॉमन पीपल, हम लोग क्या सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं? नहीं। एंड कंज्यूमर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होता है? नहीं, हो भी नहीं सकता। क्या पूरी कॉम को रजिस्टर करोगे क्या? तो पूरी की पूरी कॉम कंज्यूमर है, राइट। अब एक बंदे से मैं परचेज करने जा रहा हूं, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, वो मुझे कहता है भाई ये जो मैं ये टूथपेस्ट खरीदी, मैंने कहा ये टैक्स है, मैं तो नहीं दूंगा। वो कहेगा तुम पे ही तो था कंज्यूमर टैक्स, तुम पे टैक्स है। तो ये याद रखना बेटा, परचेज साइड पे तो हम देखेंगे कि किससे खरीद रहे हैं, ताकि अनरजिस्टर्ड को टैक्स ना दें। मगर सेल साइड पे चाहे सेल करते वक्त हम रजिस्टर्ड को बेचे, अनरजिस्टर्ड को बेचे, टैक्स तो लगेगा, क्योंकि ये टैक्स पास ऑन टैक्स है, ये आगे होता 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 एंड कंज्यूमर तक जाता है। तो अगर सप्लाईज किससे की गई है, टैक्स कितना लगेगा? अब मजे की बात सुनो, अगर अनरजिस्टर्ड को सेल करोगे तो भी 18% का टैक्स तो लगेगा। मगर मजे की बात सुनो, मजे की बात क्या है, आगे बंदा कौन है? ये दो किस्म के होते हैं, ये दो किस्म के अनरजिस्टर्ड होते हैं, दो। एक वो जो अंडर द लॉ लायबल टू बी रजिस्टर्ड है मगर खुद को रजिस्टर नहीं करा रहे। दूसरे वो जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड भी नहीं है, इसलिए खुद को रजिस्टर नहीं करा रहे। अब ये टॉपिक आप बाद में पढ़ोगे, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 30,000 लोग हैं जो सेल्स टैक्स पे करते हैं। कितने? 30,000 रजिस्टर्ड पर्सन हैं। तो इसका मतलब एफबीआर काम कर रहा है? नहीं कर रहा। मैं तो कुछ बोलने वाला था, चुप हो गया। मैंने कहा अच्छा मेरा ही घर है, किसको लानत भेज रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब काम नहीं हो रहा। 30,000 लोग हैं बस, इसका मतलब ज्यादातर लोग क्या हैं? आप बताएं, एक मजे की बात सुने, यूएई में जब सेल्स टैक्स आया 2018 में, 2018 में वहां सेल्स टैक्स आया, इससे पहले वहां टैक्स नहीं था। उसको कहते हैं वीएटी, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी टैक्स में भी खुल रही है बाहर। वीएटी का लॉ वहां आया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त था अपना, उसको कुछ क्लाइंट्स मिले, वो गया वहां, वापस आया। मैंने कहा इसका एक्सपीरियंस जरा पूछूं तो सही कि क्या हुआ। तो मैंने उसको कॉल की, मैं कहा भाईजान वहां का क्या तजुर्बा था, पहले तो बताओ वो लॉ जो है तुम्हारे पास कॉपी है, दो मैं पढ़ूंगा, यूएई का मैं समझना चाहता हूँ लॉ, ठीक है। फिर उससे एक्सपीरियंस पूछा। कहता तुझे भाई अजीब लोग हैं। मैंने कहा क्यों? कहता है मैंने जब उनका लॉ पढ़ा, मुझे किसी को एडवाइस देनी थी, कानून के हिसाब से उस पर टैक्स नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था, कानून में वो कवर नहीं हो रहा था। तो मैं पाकिस्तानी तौर पे उसको ओपिनियन दिया, क्या यू आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। उसने कहता है मुझे ना अपना हटा दिया। मैंने कहा तुम्हें क्यों हटा दिया?
कहता है उससे पूछा तो कहता है ये देखो पाकिस्तानी एडवाइजर है, हमारे बादशाह ने कहा है टैक्स दो, ये बोला है ना दो, हम तो टैक्स देगा, हम तो टैक्स। देखिए कौम का फर्क। वो कहते हैं हम तो टैक्स नहीं बन रहा, कहते तभी रजिस्ट्रेशन करा दी उसने। कहता है लॉ के हिसाब से नहीं बन रहा, इधर उलट मामला है। जिस पे बनता है वही ढूंढ रहे होते हैं कि किधर है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब डायरेक्ट तरीके से काम ना हो तो क्या करते हैं? मैं आपको बताऊंगा, तुम हैरान हो जाओगे कि इनकम टैक्स लॉ कितना 007 है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का लॉ कितना धोखेबाज है, दिखाता कुछ है करता कुछ है। अब देखना कैसे। अब हमारा मकसद क्या था? अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर करें, अनरजिस्टर्ड को एफबीआर तो नहीं कर सका ना। एफबीआर कर पाता तो लोग कितने होते? लाखों में, मिलियंस में टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होते। तो फिर एक नया तरीका निकाला गया। तरीका यह है कि जब सेल की जाएगी, किससे किससे क्या पढ़ रहे थे? अनरजिस्टर्ड को। एक रजिस्टर्ड पर्सन सेल करेगा किसे? तो टैक्स चार्ज करेगा कितनी? मगर एक बात और होगी, इस केस में सिर्फ 18% नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा एक और भी होगा जिसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। उससे कहेंगे फर्दर टैक्स। और फर्दर टैक्स कितना चार्ज होगा उस पे? 3% का। इसका मतलब है कि अगर हमसे खरीदने आया एक रजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा पता कैसे चलेगा वो रजिस्टर्ड पर्सन? सर पे लिखा होगा, उसके पास सर्टिफिकेट होगा, उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। वो कहेगा जी मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं। ये ऐसी बंद कर दो बेटा, ऑनलाइन बेटा क्लियर है। वो कहेगा मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, हम कहेंगे ठीक है ये ले 18% का टैक्स। दूसरा बंदा आया, वो कुछ बता ही नहीं रहा, हमने कहा कुछ तो बोल, नहीं बोल रहा। हमने कहा बताओ कुछ रजिस्टर्ड है? खामोश। हम समझ गए ये कौन है। हमने कहा अच्छा एनआईसी तो दे दे, कहता वो भी नहीं है, घर पे पड़ा है। इसका मतलब क्या है? वो रजिस्टर्ड। हम कहेंगे रुक, तेरे लिए हमारे पास दो मिसाइल है, एक 18% है और दूसरा। इसका मतलब है कि उसकी परचेजेस महंगी हो गई, उसकी परचेजेस महंगी हो गई। कितनी महंगी हो गई? कंपेयर टू रजिस्टर्ड 3% महंगी हो गई बेटा। आप सोचो फर्दर टैक्स किस पे लगाया गया? ऐसा बायर जो ताकि वो मजबूरी में रजिस्टर्ड हो जाए, ताकि वो देखो कैसे उसको फंसा रहे हैं। अगर अनरजिस्टर्ड रह के बिजनेस करोगे तो धंधा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि तुम्हारी परचेजेस महंगी हैं, 3% से महंगी है। आगे कोई टैक्स तुम्हें देगा नहीं, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना कम हुआ? 3% से। तो यहां तो अपना प्रॉफिट खराब कर। आपको बात समझ आ रही है? ये 3% क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स कब चार्ज करते हैं? जब बायर अनरजिस्टर्ड हो तो उसको फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं, ताकि वो बंदा क्या करे? अपने आप को। तो उस सूरत में क्या होगा? वो अपने आप को रजिस्टर करा लेगा तो क्या होगा? नहीं, पहला फायदा तो बताओ। अगर वो खुद को रजिस्टर 3% से बच जाएगा, 3% से बच जाएगा, उस पर टैक्स कितना लगेगा? तो फायदा है कि नहीं है? तो देखें ये धोखा दिया कि नहीं दिया इसने। खुद रजिस्टर नहीं करा सके, टैक्स लॉ में ऐसी चीज डाल दी कि हम लोग खुद आते हैं रजिस्टर तो करो मुझे। भाई अब क्यों आए हो? कल तो तेरे पीछे में था, लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे। नहीं सर वो बस आप रजिस्टर कर दें मुझे। क्यों आज ऐसा क्या होगा कि रजिस्टर होना चाहते हो? आपको पता है सेल्स टैक्स में सिफारिशें आती हैं, यार इसकी रजिस्ट्रेशन तो करा लो। भाईजान रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों लाइन लगा के खड़े हो? उनका नुकसान हो रहा है, उनका बिजनेस महंगा कर दिया गया। कैसे महंगा किया बेटा? फर्दर टैक्स लगा के। ओके अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा समअप करते हैं। इस टेबल को याद कर लो बेटा। पहले इसको सवाल आता हूं, पहले इसको याद कर लो। सबसे पहली बात, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। टॉपिक नंबर 1 क्या था? रजिस्टर्ड। कितने पॉइंट्स थे? 2। पहला पॉइंट कौन सा था? अ पर्सन कैन क्लेम इनपुट टैक्स ओनली व्हेन द पर्सन इज हिमसेल्फ रजिस्टर्ड पर्सन। दूसरा इफेक्ट ऑफ परचेजेस किससे हो? रजिस्टर्ड पर्सन से। तो क्या होगा? और परचेजेस अगर अनरजिस्टर्ड से होंगी तो
और सप्लाईज रजिस्टर्ड को करोगे तो, और अगर अनरजिस्टर्ड को तो 3%। क्या नाम है उसका? शाबाश शाबाश। अब इसकी प्लेसमेंट क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बाद में बताऊंगा, प्लेसमेंट बाद में बताऊंगा। अब देखो जरा ये एक लम्हे के लिए सवाल को देखो। इस सवाल में ये वाला पार्ट देखो बेटा, सप्लाईज वाला, क्योंकि तुमने परचेज तो देख लिया ना। अब सप्लाईज देखो, पहला क्या है, टैक्सेबल गुड्स टू, क्या करोगे, करो करो कैलकुलेट करो। अभी सवाल नहीं करवा रहा, सिर्फ वर्किंग करवा रहा हूं, करो भाई, सीधी सी बात है। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके 18% हो गया बेटा। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब बोलो, अब बोलो। पहले तो 18% इस पे कितना बना, 2 मिलियन का 18%, ये हो गया टैक्स। मगर छोड़ेंगे नहीं अभी, क्या बेटा, और रुको, 3% क्या कहलाएगा वो, किस पे लगाओगे ये फर्दर टैक्स? 3% किसका, किस नहीं, अमाउंट, अमाउंट फिगर कौन सी होगी, क्या वो वैल्यू ऑफ टैक्स जो 18% से वैल्यू ऑफ टैक्स आया उसका 3% लूं या सेल का लूं? सेल का, सेल का, सेल का। यानी 2 मिलियन पे ही, 2 मिलियन पे ही 3% भी लगेगा। अलग अलग रखेंगे, अलग अलग, दो अलग लाइंस बन जाएगी, दो अलग आइटम्स हैं ये। 2 मिलियन का 18% भी और 2 मिलियन का 3% भी, दो अलग लाइंस हो जाएंगी। मगर ये याद रखना कि जब भी सेल टू अनरजिस्टर्ड होगी तो क्या करोगे, 3% नॉर्मल 18% के अलावा फर्दर टैक्स भी चार्ज करोगे। आ रही है चीजें समझ बेटा? अब आते हैं लास्ट चीज जी बेटा। हाँ हाँ, असल में 3% आपको पता है पहले कितना था? ये जब फर्दर टैक्स आया था तो उस वक्त 1% था, शुरू शुरू में 1% था। और मकसद क्या था कि लोग रजिस्टर हो जाएं। तो लोग जो है वो 1% का हिट लेके ना हजम करके बैठे, रजिस्टर फिर भी नहीं हुए। उन्होंने कहा ठीक है 1% दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने देखा रजिस्ट्रेशन बढ़ी नहीं, फिर उन्होंने कहा दांत है ना तो बाइट करो, बाइट, और बाइट बढ़ा दिया, जरा थोड़ा इसको और काटो। तो 1% को 2% कर दिया। फिर देखा कितने रजिस्टर्ड हुए, पता चला थोड़े से हुए। कहा अच्छा और बाइट करो, कितने परसेंट कर दिया उसको, तो अच्छा खासा नंबर बढ़ रहा है इसकी वजह से। मगर ये कोई परमानेंट हल नहीं है। आपको पता है आजकल इस 3% को गवर्नमेंट अच्छा क्यों समझती है? लोग रजिस्टर हो के ना हो पैसे आ रहे हैं, कुछ हो के ना हो पैसे आ रहे हैं भाईजान 3% से। ये भी तो बड़ी बात है ना, छोड़ रजिस्ट्रेशन को पैसे आ रहे हैं। 3% रेट क्या है, 18, और इस हिसाब से कितना बन गया, तो जबरदस्त हो गया ना काम भाईजान। है कौन से छोड़ा है, जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड लेंगे तो वो 18% देंगे ना। हाँ नहीं, मगर उसके और भी तो फायदे होंगे ना। चलो बेटा आगे, थोड़ा सा आगे। अच्छा बेटा, अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं प्रैक्टिकली हमारी सेल्स टैक्स की दूसरी क्लास है, पहली क्लास में काउंट नहीं कर रहा, हमारी दूसरी क्लास है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको सेल्स टैक्स के सबसे मुश्किल पॉइंट को पढ़ाने जा रहा हूं, और तुम्हें समझ भी आएगा, तुम कर भी पाओगे। ठीक है, ये नहीं है कि छोटे छोटे पॉइंट्स हम करेंगे, नहीं, मैं आपको अभी पढ़ाने वाला जो पॉइंट है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट है। मगर इस सवाल के लिए क्या, मैंने इसीलिए कहा था कि चंद दिनों में आईकेप के सवाल तक पहुंच पाओगे, क्योंकि मैंने पॉइंट ही वो पढ़ाने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास टाइम भी कम हो, हमारे पास कोर्स भी बड़ा हो, और आईकेप पूछे भी एप्लीकेशन लेवल, तो फिर मैं वेट नहीं कर सकता, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने का देर नहीं कर सकता। तो आई हैव टू टीच यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, चाहे डिफिकल्टी क्यों ना हो। अब वो आसान करना इंशाल्लाह मेरा काम होगा, अल्लाह की मेहरबानी से वो आसान कर दूंगा। बेटा अब जो पॉइंट लिख रहा हूं लिखो, नंबर 2। अब ये टॉपिक्स होंगे ना, ये मेरे नंबर से जा रहे होंगे, याद रखना। ठीक है, अपना इसमें नंबर आप आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि मैं रिवाइज कराते वक्त इसको रिकॉल करा रहा होता हूँ। नंबर 1 क्या था, रजिस्टर्ड पर्सन, शाबाश। लिखो बेटा नंबर 2, टाइप्स ऑफ सप्लाई।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, if supply is made to unregistered person then unregistered person cannot even charge। जी बेटा नहीं कर सकता, अनरजिस्टर्ड है वो गवर्नमेंट को पेमेंट थोड़ी करेगा वकास बेटा, अगर चार्ज करेगा तो अपनी जेब में रखेगा, तो उसको नहीं चार्ज करने दिया जाता। नंबर 2 है बेटा टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई, और इसके ही अंदर से अगला टॉपिक निकलेगा नंबर 3। मैं उसको कभी सेपरेटली काउंट करता हूं, कभी मैं मिला के 2 के साथ पढ़ाता हूं। अब सुने ये बात, इस सवाल में आई हुई चीजें पढ़ रहे हैं आप, फिर सवाल को कोरिलेट करोगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और आप द मोमेंट ये सवाल सॉल्व कर लिया ना तो आप आईकेप के लेवल पे आ जाओगे, यानी इतना जल्दी। तो इसको तवज्जो से सुनना, एक एक पॉइंट को समझो, लिंक करो, ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस चाहिए होगी मैं कराऊंगा बेटा, क्योंकि ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है सेल्स टैक्स का। टाइप ऑफ सप्लाई बेटा, टाइप ऑफ सप्लाई अब सुनिएगा और लिखिएगा बाद में, पहले मेरी बात समझिएगा। सप्लाई 2 किस्म के हैं, एक कहलाता है टैक्सेबल सप्लाई, एक कहलाता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई। अच्छा, एग्जेम्प्ट का मतलब है जिस पे टैक्स ना हो, टैक्सेबल जिस पे टैक्स हो। जो गुड्स ऐसी हो जिस पे गवर्नमेंट चाहती है टैक्स ना हो, उसकी मिसाल है खुले में मिलने वाला फूड स्टफ, खुले में, पैकिंग वाला नहीं, ब्रांड वाला नहीं। अगर आप खुले में जाएं आटा खरीदें 5 किलो आटा, खुले में जाएं चावल खरीदें, मीट, सब्जियां, इस पे सेल्स टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है। क्योंकि अगर इस पे सेल्स टैक्स लगाया जाए तो आम लोगों के लिए खाना पीना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो फिर करेंगे क्या अगर आप उसको टैक्स करोगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे टैक्स नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? एग्जेम्प्ट गुड्स। क्या बोलेंगे? और ऐसी सेल को क्या बोलेंगे? एग्जेम्प्ट सप्लाई। सप्लाई इज अ वर्ड जो वाइडर है, आगे चल के बताऊंगा सेल सप्लाई में क्या फर्क है। इस वक्त मैं सप्लाई को सेल की मीनिंग में मैं यूज कर रहा हूं, मगर सप्लाई वाइडर वर्ड है, ठीक है बेटा। जिन गुड्स पे टैक्स है उन्हें हम बेचें, क्या कहलाएगा बेटा? टैक्सेबल सप्लाई। गुड्स क्या कहलाएंगी? टैक्सेबल गुड्स। और एग्जेम्प्ट गुड्स को बेचें, क्या कहलाएगा? एग्जेम्प्ट सप्लाई। बेसिक फर्क मैंने बता दिया। अब एक बात और सुनो तवज्जो से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस प्रैक्टिकल में भी मैंने नहीं रखा, आगे चल के आएगा। क्या? टैक्सेबल सप्लाई की फिर 2 किस्में हैं, एक स्टैंडर्ड रेट या नॉर्मल। स्टैंडर्ड रेट या नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं 18% जिस पे टैक्स लग रहा हो, इस सप्लाई पे टैक्स चार्ज होता है 18% से। और दूसरा कहलाता है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई, इस पे टैक्स चार्ज होता है 0% से। अब ये बात आपको बहुत तवज्जो से समझनी पड़ेगी, और मैं जहां जहां एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं प्लीज पूरे इस्तेमाल करना, बताते वक्त मैं पूरा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो SR का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रेट। ZR का क्या मतलब है? जीरो रेट, जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो तवज्जो से बेटा, जब सप्लाई की किस्में हमने बोली तो कितनी बोली? 2। कौन सी? टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल की कितनी किस्में? 2। कौन सी? नॉर्मल या स्टैंडर्ड रेट, और दूसरा जीरो रेट है। और जीरो रेट इतना मुख्तलिफ होता है कि समटाइम्स हम पहले को, नॉर्मल को ही टैक्सेबल बोल रहे होते हैं और जीरो रेट को अलग बोल रहे होते हैं, मगर बहरहाल ये अलग अलग 2 किस्में हैं, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, पहले तो इसकी एग्जाम्पल सुने। मैंने बेटा गुड्स खरीदी 2 लाख रुपए की, वर्बल एग्जाम्पल्स हैं पहले, ताकि इस कॉन्सेप्ट को पक्का करूं फिर आगे बढ़ूंगा। इस वक्त मैं आपके सामने लिखी हुई बात की ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कोई नई बात ऐड नहीं कर रहा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, 2 लाख की मैंने गुड्स खरीदी, अंडर सेल्स टैक्स लॉ, अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 वो गुड्स एग्जाम्प्ट हैं, मुझे इनवॉइस कितना किया जाएगा? 2 लाख। क्या टैक्स चार्ज किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? जब आपकी गुड्स ही एग्जाम्प्ट है तो किस चीज का सेल्स टैक्स? ओके। अब मैंने दूसरी गुड्स खरीदी बेटा 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, अंडर द लॉ उस पे रेट था 18%, नॉर्मल रेट था। बताओ क्या करेंगे? मुझे 18% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट इफ के मैंने 10 लाख की गुड्स खरीदी जो जीरो रेटेड थी? जीरो रेटेड का मतलब है 0% पे टैक्स होना।
तो 10 लाख की गुड्स पे मुझे टैक्स कितना देना है? 0 0 0। इसका मतलब यही, मुझे पता है तुम ये पूछने वाली हो, इसका मतलब है कि फिर भाईजान इसका तो फर्क ही नहीं हुआ ना। इन दोनों का क्या फर्क हुआ? किसका फर्क हुआ? एग्जेम्प्ट सप्लाई में और 0 रेटेड सप्लाई में फिर क्या फर्क हुआ? उस पे 0% लिख रहे हैं, उस पे टैक्स नहीं लगा रहे, बात तो एक ही हुई ना। आउटपुट की हद तक यस बात एक है, मगर इसका फर्क आएगा। इसलिए मैंने कहा आई एम टीचिंग यू द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट और आई एम टीचिंग यू इन द सेकंड क्लास, तो तुम्हें समझ भी आएगा। तो प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ा सा 5-10 मिनट और आपको मेरे पास तवज्जो से सुनना पड़ेगा, फिर समझ आ जाएगा, फिर आपको हलवा लगेगा कि कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप फिर सोचोगे सर ऐਵੇਂ ही बोल रहे थे, मुश्किल था। तवज्जो नहीं करोगे तो मुश्किल लगेगा, करोगे तो बड़ा आसान। अच्छा चलो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेल कर रहा हूं, सेल, ठीक है ना, सेल कर रहा हूं, अब थोड़ी तवज्जो करना बेटा, क्योंकि अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं उसकी असल बात। सेल कर रहा हूं बेटा मैं क्या? प्रोडक्ट। अब मैं इस प्रोडक्ट का एक नाम लिखता हूं, से प्रोडक्ट एक्स। कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम मैंने रखा प्रोडक्ट एक्स। इस प्रोडक्ट की सेल अंडर द लॉ, अंडर द लॉ जब इसको बेचा जाएगा तो ये टैक्सेबल सप्लाई होगा। क्या सप्लाई होगा बेटा? नॉर्मल या टैक्सेबल सप्लाई या स्टैंडर्ड रेट सप्लाई। तो नॉर्मल सप्लाई होगा, नॉर्मल, मैं इसको नॉर्मल भी बोल सकता हूं, मैं इसको टैक्सेबल भी बोल सकता हूं, स्टैंडर्ड रेट वाले को, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो इसका मतलब है कि इसकी सेल कितनी थी? जितनी भी इसकी सेल थी, से इस प्रोडक्ट एक्स की सेल हमने जो बना के बेचा, हमने इसकी सेल की थी बेटा 5 लाख रुपए की। मुझे तुम बताओगे कि टैक्स किस रेट से लगेगा? क्यों? क्योंकि सप्लाई की टाइप क्या है? राइट। अब देखो तवज्जो से बेटा, क्या ये प्रोडक्ट बनी तो किसी तावीज के थ्रू बनी? बाबा जी की दुआ थी? या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ? कुछ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ ना। तो इसमें इस्तेमाल हुआ था मेरे बच्चों रॉ मटेरियल 1। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं उसको नंबर रॉ मटेरियल 1। अब रॉ मटेरियल 1 वो है जो एक्सक्लूसिवली एक प्रोडक्ट में यूज होता है, और वो प्रोडक्ट क्या है? टैक्सेबल। ठीक है, इस रॉ मटेरियल की जब हमने परचेज देखी तो बच्चों रेट था, अमाउंट था 3 लाख का। कंपेयर करोगे और आसान होगी, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा 5 मिनट्स सुनना, मुझे जल्दी नहीं करना कि क्या बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है और समझ आएगी आराम से। आ जाओ बेटा नेक्स्ट। रॉ मटेरियल 1 ही मैं नहीं खरीदता, मैं तो रॉ मटेरियल 2 भी खरीदता हूं, और वो भी मैंने कोई 3,50,000 का खरीदा। तो सर ये कहाँ यूज किया आपने? भाई ये मैंने यूज किया एक ऐसी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि कहलाती है प्रोडक्ट वाई, मगर प्रोडक्ट वाई जो है अंडर द लॉ 0 रेटेड है। क्या है? इसका मतलब उस पे रेट कितने % है? और जब मैंने इसको बेचा तो वो 480 की बिकी। कितने की बिकी? ठीक है ना, 0 रेटेड है भाई, अंडर द लॉ 0 रेटेड है। अब आ जाए तीसरी, भाई मैंने क्या किया, एक और भी रॉ मटेरियल है 3, उसे भी खरीदा, और इससे मैंने बनाया क्या? प्रोडक्ट Z, और अंडर द लॉ प्रोडक्ट Z क्या है? एग्जेम्प्ट है, 0 रेट हो चुका है बेटा। क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई है। इसकी अलबत्ता मैंने परचेस की थी सिर्फ 1 लाख रुपए की, और मैंने कोई इसको बना के 180 का बेचा था। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे जरा एक बात बताओ, कितने किस्म के सप्लाई हैं? मारूंगा यार, वो कितने आदमी थे सरदार? दो, तो इधर भी 2 है ना यार। शुरू में मैंने क्या बोला था? टैक्सेबल सप्लाई और 2 है सप्लाई। वो अलग बात है कि टैक्सेबल की फिर 2 किस्में। तो जिसने 3 बोला ना, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए तो 3 बोलो, मगर लिखते वक्त 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि अंडर द लॉ सप्लाई कितने किस्म का है? 2, जिसमें से फिर एक के 2 बच्चे, विच मीन्स के टोटल सप्लाई 2 ही है, 3 नहीं है। 3 लिखना इनकरेक्ट होगा, मगर बोल सकते हो क्लासरूम में, मैं माइंड नहीं करूंगा। कितने सप्लाई हुए? 3। मैं कहता हूं बोलो, अब बोलो, मगर लिखोगे नहीं, समझ आई? लीगली लिखोगे इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, कितने सप्लाई हुए? 3। कौन से? बोलो। टैक्सेबल सप्लाई, रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओके, अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं,
इन तीनों को बना के बेचने वाला कौन? एक, मैं, एक बंदा है। तीनों प्रोडक्ट्स एक ही बंदा बना के बेच रहा है ना। अंडर द लॉ एक को कहा गया टैक्सेबल, एक जीरो रेटेड, भाई ठीक है, उसकी प्रोडक्ट अलग अलग किस्म की है, अलग अलग नेचर की है, उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग है, एक एग्जेम्प्ट हो रही है, एक जीरो रेट हो रही है, एक टैक्सेबल हो रही है, होने दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो था सेल साइड पे डिटेल। सेल साइड पे डिटेल बच्चों, परचेज साइड पे क्या है? परचेज साइड पे क्या है? रॉ मटेरियल। वो क्या था? वो क्या था मुझे बताओ तो। ये एनएस बेटा कशफ नॉर्मल सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई या स्टैंडर्ड रेट सप्लाई। मुझे बताओ रॉ मटेरियल 1 खरीदा, क्या मैंने बताया कि ये टैक्सेबल है? क्या मैंने बताया कि जब खरीदा, देखो ना, परचेज अलग है, सेल अलग है। सेल करते वक्त आप फिनिश गुड्स बेच रहे हो, परचेज पे रॉ मटेरियल है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। उस परचेज पे अंडर द लॉ क्या था? ये परचेज बेटा स्टैंडर्ड रेट नॉर्मल सप्लाई था, टैक्सेबल है। दूसरा परचेज पे आ जाओ 350, ये भी टैक्सेबल है। ये तीसरा क्या है 1 लाख, ये भी टैक्सेबल है। इसका मतलब, मेरी बात तवज्जो से सुनना बेटा, बेटा तवज्जो, सब 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 बाजी तवज्जो, बाजी तवज्जो। ये देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, मैं आपको परचेज साइड पे मल्टीपल सप्लाई दे ही नहीं रहा, मैं परचेज साइड पे एक सप्लाई दे रहा हूं, सारे टैक्सेबल हैं। मैं चाहता हूं कि परचेज साइड पे इनपुट टैक्स सबका आए, सबका आए, ताकि आगे बात बता सकूं। आगे एडवांस टेबल में इसकी भी टाइप्स बनाऊंगा कि परचेज भी अलग अलग किस्म की हो सकती है। मेरे इस एग्जांपल में परचेज सिर्फ और सिर्फ क्या है? टैक्सेबल है। अब करो कैलकुलेट इनपुट टैक्स बेटा, करो इनपुट टैक्स का कैलकुलेट, जरा करो आउटपुट टैक्स कैलकुलेट, और मुझे बताओ कि तीनों परचेजेस पे इनपुट कितना है और तीनों सेल्स पे आउटपुट कितना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एक बड़ा पॉइंट कवर कर लिया। सबसे पहले बताएं, इस 3 लाख पे 54,000 क्या है? आउटपुट है या इनपुट टैक्स है? ये इनपुट टैक्स है 54,000 का। ठीक है बेटा, आगे जाओ 350, आउटपुट या इनपुट टैक्स? 63,000। रेट क्या लगा रहे हो बेटा? 18%। 1 लाख का इनपुट टैक्स क्या है? 18,000। ये तो आसान हो गया बेटा, ये तो हो गया हमारी परचेसेस पे होने वाले इनपुट टैक्स। आ जाओ भाई सेल साइड पे, शहजादो जल्दी जल्दी सेल साइड पे आओ और बताओ कि सेल साइड पे अब क्या करोगे। सेल साइड पे आ जाओ बेटा और मुझे बताओ क्या करोगे। सेल साइड पे सबसे पहले है प्रोडक्ट एक्स बनी और उस पे 18% का टैक्स है, ये लगाओ 18%। कितना बेटा? 9। आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स है 990,000। अब सही है? ओके, 2 दफा 9 में सुन रहा था, 90,000। देसी तरीके से सही बात समझ आई। दूसरा बेटा, दूसरा सप्लाई क्या है? इस पे क्या अप्लाई करूं? 0%। आउटपुट टैक्स कितना है? लिखो 0, लिखो आउटपुट टैक्स भी लिखो, 0 भी लिखो, क्योंकि 0% इज अ फिगर। और तीसरा क्या है बेटा? 180। इस पे कोई 0 नहीं लगेगा, ये एग्जाम्प्ट है, तो इसमें हम ना आउटपुट है ही नहीं, डेश कर दिया। पर कुछ भी ना हो मगर 0 की तरह है ना ये। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, अब आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। समझ क्या आएंगी? कि देखो, अगर आप NS इज अ नॉर्मल सप्लाई। यस बेटा कासिम, अब थोड़ा सा तवज्जो रखना बच्चों, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, और वो क्या है? वो ये है, सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैं फर्क बताऊंगा आपको। फर्क किसका बताऊंगा? जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट का। जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट का फर्क क्या है? आउटपुट साइड पे आपने देखा कोई फर्क नहीं था, आउटपुट एक का 0 दूसरे का डैश, मतलब दोनों का आउटपुट ही नहीं है। मगर सुन लो, सुन लो, अब ये मेरे लफ्ज तवज्जो से सुनना, ताकि आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हो जाए और हम आगे बढ़े। अब सुनो क्या है। जीरो रेटेड अगर कोई प्रोडक्ट हुई तो आउटपुट टैक्स हम 0% लगाएंगे, मगर जितना इनपुट टैक्स पे हुआ वो भी रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। मैंने अगर जीरो रेटेड सप्लाई, फिगर ढूंढो जीरो रेटेड की, इस एग्जांपल में कौन सी है फिगर जीरो रेटेड की?
480। आर यू श्योर 480 जीरो रेटेड है? ये हमारा बेटा जीरो रेटेड सप्लाई है। 480 हमने बेचा जीरो रेटेड प्रोडक्ट को। अब 480 में हमने आउटपुट कितना दिया? 0, मगर इसकी नेचर क्या है? जीरो रेटेड है। सुनो क्या है? जीरो रेटेड। 4 से जाओ परचेज की तरफ उसकी। इसमें कितनी परचेज लगी थी बेटा? इसमें परचेज लगी थी कितनी? 350 की। पता है ना हमें? नहीं पता तो एरो क्या है? ये एरो इसीलिए तो लगाया था मैंने कि इधर ही यूज हुआ है, कि इधर उधर नहीं गया। मुझे बताओ बेटा उस पे हमने इनपुट कितना पे किया? कितना पे किया? आर यू श्योर इसी पे है? बेटा ये जो पैसे होंगे ना, इस सप्लायर को क्या मिल जाएंगे? वापस रीफंड हो जाएंगे। रीफंड का मतलब है कि इसने इतने पैसे किसको पे किए थे? सप्लायर को, और सप्लायर ने किसको पे किए थे? ऐसा क्या हुआ कि ये पैसे वापस आ रहे हैं? बोनस। ऐसा क्या हुआ? हमने मटेरियल 2 खरीदा और उससे ऐसी प्रोडक्ट बना ली जो अंडर द लॉ क्या है? तो इसका मतलब है कि लॉ मेकर किसी प्रोडक्ट को अगर आउट ऑफ वे वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहता है तो कहता है इस पे टैक्स भी नहीं है और जितने इनपुट्स हुए हैं वो भी तुम्हें वापस कर दिए जाएंगे। अब सुने एक बात मेरी तवज्जो से सुनो ताकि बातें समझ आना शुरू हो आपको। मुझे एक बात बताओ, हमारे मुल्क के लिए एक्सपोर्ट अच्छा है कि बुरा? किसने बोला बुरा एक्सपोर्ट? लानत दो खुद को, मैं भी नहीं दूंगा। एक्सपोर्ट बोल रहा हूं यार, बहुत ही अच्छा है। इस वक्त तो हमारे लिए लाइफ लाइन होनी चाहिए एक्सपोर्ट की, क्योंकि क्या आएगा? डॉलर। डॉलर आएगा भाईजान, डॉलर। तो देखो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक्सपोर्ट पे प्रमोट करने से मुल्क का फायदा कि नुकसान? कितना फायदा? फायदा ही उधर है। आप तो फायदा ही उधर है। मुल्क को निकालना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाओ। तो सेल्स टैक्स एक्ट भी लाइन में खड़ा हुआ कि जी मैं भी मुल्क की बेहतरी करूंगा। हमने कहा तू क्या करेगा? कहता है मैं एक्सपोर्ट को जीरो रेट कर दूंगा। एक्सपोर्ट को क्या कर दूंगा बेटा? जीरो रेट। अब बताओ क्या होगा? इफ एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? जब बाहर के मुल्क में वो चीज खरीदी जाएगी कोई टैक्स उसके साथ? हमारे मुल्क से सिर्फ पैसे लिए जाएंगे, कोई टैक्स हम उस पर चार्ज नहीं करेंगे। और ना सिर्फ वो बाहर का बंदा खुश, इधर का एक्सपोर्टर भी खुश। बताओ कैसे? और पीछे मुड़ के देखेगा ना, जितने मैंने टैक्सेस पे किए थे उस प्रोडक्ट को बनाने में, सारे के सारे वापस वापस। बताओ अच्छी ट्रीटमेंट है कि बुरी है? अच्छी है। जीरो रेटेड का फर्क एग्जेम्प्ट से क्या है? अब सुनो एग्जेम्प्ट का क्या फर्क है भाईजान। देखो एग्जेम्प्ट में आउटपुट साइड पे क्या? आउटपुट साइड पे कोई टैक्स नहीं होता। और सुन लो, उसका इनपुट साइड पे होने वाला इनपुट टैक्स क्या हो जाता है? डिसअलाउ हो जाता है। डिसअलाउ का मतलब क्या है? कि वो आउटपुट से डिडक्ट भी नहीं होता। क्या? आउटपुट से डिडक्ट भी नहीं होता और रिफंड भी नहीं होता। इसका मतलब है कि वो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई करने वाला बंदा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई करने वाला बंदा है, उसका बायर तो डांस करता है, नाचता है, क्योंकि उसका तो बचत हो गई। मगर एग्जेम्प्ट का सप्लायर रो रहा होता है। एग्जेम्प्ट का सप्लायर क्यों रो रहा होता है? कि जितना जितना मैंने परचेजेस पे टैक्स पे किया, आगे पास ऑन तो कर नहीं सकता क्योंकि टैक्स है ही नहीं, ना मुझे वापस मिलेगा। तो सुनो वो क्या होता है? वो कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। वो कॉस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि उसको कहीं कहीं तो डालेगा ना वो, तो कॉस्ट में चला जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कॉस्ट पे बढ़ाने की वजह से प्राइस बढ़ा के वापस रिकवर कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन मर जाता है। क्यों? प्राइस नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को बोलो कि तुम्हारी प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, तुम्हारी प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, और दूसरे को बोलो तुम्हारी प्रोडक्ट जीरो रेटेड है, दोनों में से किससे ज्यादा खुशी होगी? क्यों? उसका आउटपुट भी नहीं और इनपुट वापस। और एग्जेम्प्ट की सूरत में एक खुशी होगी, आउटपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है मगर इनपुट
मैं वर्ड सुनना चाहता हूं जो मैंने लिखा है। डिसअलाउ, डिसअलाउ, डिसअलाउ। डिसअलाउ का क्या मतलब है? अब वापस आ जाओ बेटा पहले वाले पॉइंट पे, बताओ पहला वाला क्या है? क्या है बेटा? नॉर्मल सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। बताओ क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस, वो यही था, वो इसके लिए था, वो इसके लिए था कि अगर आपकी परचेजेस कहाँ इस्तेमाल हुई, आपकी परचेज इस्तेमाल हुई टैक्सेबल सप्लाई में, तो उस इनपुट को क्या करते हैं बेटा? डिडक्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, यू हैव टू टेक टाइम एंड रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, ताकि मैं आगे ले जा सकूं आपको। और सबसे पहली चीज है, इस चार्ट में मौजूद चीजें हैं जो मैंने आपको सिखानी है। पहला पॉइंट, अगर इनपुट टैक्स, गौर से सुनिएगा, अगर इनपुट टैक्स टैक्सेबल सप्लाई में लगा, ऐसा इनपुट टैक्स डिडक्ट होगा, आउटपुट से डिडक्ट होगा। करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। वो इनपुट टैक्स, अब मैं एक लफ्ज ऐड करने जा रहा हूं, वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली, एक वर्ड ऐड कर रहा हूं क्योंकि लाइन मैंने खींची हुई है ना एक्सक्लूसिविटी की, वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में लगा, उसे आउटपुट से डिडक्ट किया जाएगा। अगला जुमला सुने, वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड में लगा, वो रिफंड होगा। करेक्ट या इनकरेक्ट? वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट में लगा, वो डिसअलाउ होगा। करेक्ट या इनकरेक्ट? एंड डिसअलाउ का क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका मतलब है, एक बात सुनना बेटा, इसका मतलब है कि हमें सेल साइड पे, भाईजान ये देखो, ये आपका आ गया सेल साइड, सेल साइड पे, सेल साइड पे नजर आ रहा है हमारे पास क्या है? अब सोचो, हमने सेल की हैं एग्जेम्प्ट गुड्स, क्या मैंने इस सवाल में जीरो रेटेड को पूछा है? नहीं पूछा है। क्या पूछा है? सिर्फ दो, तीन सप्लाई थी ना, दो पूछी। दो कौन सी बेटा? टैक्सेबल और, अब आप एग्जेम्प्ट गुड का क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ सही कह रहे हो, डरो नहीं। क्या करोगे? बेकार है, छोड़ दो, जाने दो। हाँ इग्नोर करेंगे ना। किसे इग्नोर करोगे? यार फिगर तो बताना यार, ये मना मारूंगा। एग्जाम्पल को नहीं, थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हैं अभी हम। 4 मिलियन पे टैक्स चार्ज और ढूंढेंगे इसका इनपुट टैक्स, ताकि उसे डिसअलाउ करें। इनपुट भी तो है ना इसका। ये 4 मिलियन बने कैसे? इसी मटेरियल से तो बने, ये इसी मटेरियल से 8 और 12 इसी से तो बने। भाई मटेरियल से बने हैं या दुआओं से बने, या हवा से बने, या बाबा ने आके कहा हो जा, हो गए बेटा। इसका मतलब क्या है? अब हमें मसला क्या है, हमें एग्जामिनर ने बताया नहीं इस सवाल में कि ये 4 मिलियन का पीछे इनपुट कितना है। इस सवाल में तो मैंने आसान कर दिया था ना, लाइन खींच दी थी, लाइन खींची थी ना, तुम समझ गए। अब मुझे ये पक्का करो तो मैं आगे लास्ट स्टेप पे ले जाऊं, फिर तुम ये सवाल कर पाओगे, विथ माय गाइडेंस कर पाओगे। और ये मैं बताऊं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी में आईकेप का लेवल चल रहा है इस वक्त, कोई आसान लेवल नहीं चल रहा। आईकेप का लेवल क्या अब तक फॉलो कर रहे हो तुम? मुझे ये चीज इंश्योर करो तो मैं आगे ले जाऊं। जी बेटा पूछो, मैं आता हूं उसकी तरफ ही। बेटा मुझे पहली लाइन का बताओ, अगर इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स बेटा परचेज भी होता है राइट, अगर इनपुट टैक्स टैक्सेबल सप्लाई में लगे क्या करोगे? अगर इनपुट टैक्स टैक्सेबल सप्लाई में लगे क्या करोगे? डिडक्ट, आउटपुट से डिडक्ट। हम उसका आउटपुट भी लेंगे, माइनस करेंगे इनपुट टैक्स को। मैं अगर आपसे पूछूं कि इनपुट आउटपुट से कब डिडक्ट होता है तो क्या कहोगे? जब वो टैक्सेबल सप्लाई में हो। ठीक है। दूसरा, अगर इनपुट टैक्स जीरो रेटेड सप्लाई में लगे तो क्या करोगे? उस इनपुट को रिफंड, रिफंड का क्या मतलब है? एफडीआर का जाके दरवाजा खटखटाएंगे, नहीं तो पत्थर मार के आएंगे कि पैसे वापस रखो यार, मुझे पैसे दो। और अगर वो इनपुट टैक्स
एग्जैम्प्ट सप्लाई में लगे तो क्या करोगे? डिसअलाउ। तो डिसअलाउ के लिए भी तो इनपुट चाहिए ना। अब मेरी बात तवज्जो से करना बेटा, सुनना तवज्जो से। अब मैं वापस लेके जा रहा हूं, ये देखो बेटा, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, आप इस सवाल को एक दफा ना रीड करो और देखो। अभी कर नहीं पाओगे क्योंकि अभी प्रोसीजर भी बाकी है। ट्रीटमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, ट्रीटमेंट का मतलब इसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं सिखाऊंगा अभी। अगर तुमने अब तक पढ़ा है और इस सवाल को कर पा रहे हो तो तुम समझो आईकेप के लेवल पे जा रहे हो। इस वक्त सेकंड क्लास के अंदर ही आईकेप के लेवल पे हो। मगर अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे रोक ले, तो मैं ताकि उसको भी ऑन बोर्ड ले लूं, ताकि सारे आगे बढ़े। पढ़ो इस सवाल को बेटा। आप मुझे बताओ, पहला क्या एस्पेक्ट है? मिस्टर ए इज रजिस्टर्ड पर्सन। क्यों बताया? समझ आ गया? ताकि इसे इनपुट दो, ये खुद रजिस्टर्ड है, इसे इनपुट दो, राइट? क्योंकि इनपुट क्लेम करने के लिए खुद का रजिस्टर होना जरूरी है और जिससे खरीदे उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक हो गया? आगे बढ़े। ही इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज मैन्युफैक्चरर। For the month of February 23, following information is provided to you. Supplies, taxable supplies to registered person. क्या करोगे? 18%। सप्लाईज है, रजिस्टर्ड पर्सन को 18% चार्ज करेंगे। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 18 प्लस। ओके, एग्जेम्प्ट गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। रुको रुको रुको, नो इनपुट टैक्स या नो आउटपुट टैक्स, क्या लिखूं? एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नो आउटपुट टैक्स, मगर इसका रेलेवेंट इनपुट डिसअलाउ। इसका रेलेवेंट इनपुट डिसअलाउ, जो अभी हमने ढूंढना नहीं सीखा, हमने नहीं सीखा इसका। मुझे बताओ 4 मिलियन जो बने किसी परचेज से बने ना बेटा, परचेज नीचे, तो इसका इनपुट डिसअलाउ। और डिसअलाउ का मोहम्मद कासिम मतलब ये होता है कि उस इनपुट को आउटपुट से डिडक्ट, और ना एफडीआर को पत्थर मारना, क्योंकि वो नहीं देंगे तुम्हें। क्योंकि डिसअलाउ का मतलब क्या है, ना आउटपुट से डिडक्ट करेंगे ना रिफंड मिलेगा, वो हमारे पास रह जाएगा और कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। आगे जाओ बेटा। परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, बोलो रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, क्या करोगे? इनपुट टैक्स क्लेम। ओके बेटा, रॉ मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड क्या करोगे? ओके। अब देखो इसमें ना, इसका मतलब है कि रेलिवेंट लॉ बेटा तुम सीख गए हो। रेलिवेंट लॉ, आपको ट्रीटमेंट समझ आ रही है। अब एक बात, मेरा मशवरा सुनो सारे बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, ऑल ओके? काइंडली कंफर्म करो ऑल ओके, चीजें समझ आ रही हैं, ताकि मैं आगे बढ़ूं। बेटा एक बात सुनना बेटा, इस पेपर को पास करने के लिए जरूरी क्या है? इस पेपर को पास करने के लिए सिर्फ ट्रीटमेंट्स का आना जरूरी नहीं है। मैंने अब तक क्या कहा था, समझ तो आएगा, पेपर पास नहीं होगा। समझ तो आएगा। पेपर कब पास होगा? जब आप ऐसे पढ़ोगे, इससे इस सवाल पे अप्लाई करोगे, इस सवाल पे अप्लाई करोगे। मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं और तुम कॉपी कर रहे हो, ये परफेक्ट रेसिपी है फॉर फेलियर। सवाल तुमने करना है बेटा, तुमने करना है। मैं सवाल को सॉल्व करूंगा तेरे साथ, बट जब तक खुद नहीं कर पाओ तो समझो तैयारी ही नहीं कर रहे हो। तुमसे अगर पूछा जाए ना, तुम्हारी फिंगर टिप्स पे लॉ आ जाए और तुम कहोगे जी वाह जी शानदार, बस जी हम तो एक्सपर्ट बन गए। हाँ एक्सपर्ट बन गए हो, मैं सर्टिफिकेट भी दे दूंगा कि हाँ ये एक्सपर्ट है, मगर आके पेपर पास नहीं करेगा। पेपर पास करना है ना, तो इसके साथ दूसरी एफर्ट क्या है? प्रैक्टिस। ये जो सवाल बन रहे हैं ना बेटा, इस पे आपने करना है। अब आप देखो एक बात सुनो, सवाल ट्रीटमेंट आई है, फिर भी तुम्हें मैं गारंटी देता हूं नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हें दो चीजें मैंने नहीं सिखाई। एक, फर्दर टैक्स कहां प्लेस होगा ये नहीं बताया, फर्दर टैक्स की कोई प्लेसमेंट है। और दूसरा, इनपुट रेलिवेंट टू नहीं, एग्जेम्प्ट कैसे निकालेंगे वो अभी बाकी है। ठीक है, अच्छा मुझे सिर्फ एक सेकंड दें ताकि मैं थोड़ा सा ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाऊं। थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जस्ट टू सी कि जो आप पढ़ रहे हो इस वक्त वो ही आईकेप वैसे ही पूछता है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आप सही पढ़ रहे हो। और ये बेटा लास्ट अटेम्प्ट का पेपर दिखा रहा हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करो बेटा, स्क्रीन शेयर है आपके साथ। बेटा देखो, ये सवाल जो भी मैं शो कर रहा हूं ना, ये अभी आप कर नहीं पाओगे,
अभी तो इसमें बहुत चीजें बाकी हैं, मगर कम से कम तुम्हें अंदाजा तो हो गया ना देखते वक्त। ये देखो बेटा लास्ट अटेम्प्ट है, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग। बेटा ये सवाल आएगा और मैंने कहा था चंद दिनों में आपके सामने सॉल्व हो रहा होगा, मगर जितना अब तक पढ़ा उसकी बेसिस पे देखो क्या तुम्हें समझ आ रही है, चंद चीजें वो देख लो बस। बेटा सारी चीजें नहीं दिखाऊंगा, जस्ट ये दिखाना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या लिखता है कि आइवत, इसका मतलब है अगर हम ना पढ़ते तो गलती कर लेते। तो रजिस्टर्ड है अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। CE is engaged in the business of manufacturing and supply of auto parts. Following information is available from CE's records for the month of। सारी चीजें समझ आ रही हैं? कोई इसमें ऐसी बात थी जो ना समझ आए? अब ये टेबल पढ़ो, फिर मैं वापस जाऊंगा अपने सवाल पे। क्या कहता है? परचेजेस। कौन सी परचेजेस है इसकी? टैक्सेबल गुड्स। कहां से? करके दिखाओ भाई, क्या होगा इसमें? टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। क्या करोगे? इनपुट मिलेगा 338 मिलियन का कितने परसेंट? 18% बेटा। उसके बाद दूसरा क्या है? टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम, इस पे इनपुट टैक्स नहीं होगा। तीसरा देखो बेटा टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल गुड्स टू, क्या करोगे? नॉर्मल 18% होगा। टैक्सेबल गुड्स टू क्या करोगे? वही चीजें हैं, वही है जो मैंने पढ़ाई, वही है ना, एग्जैक्ट लास्ट अटेम्प्ट है बेटा। और आपको मैं बता रहा हूं जिस फार्मूले से हम पढ़ रहे हैं, इस फार्मूले से चाहे वो सवाल ना आपका एग्जामिनर मतलब मुश्किल तरीन भी ले आएगा ना, तुम कर लोगे। इस लेवल पे हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो जो मैं काम करवा रहा हूं वैसे करो। अब मैं लेके जा रहा हूं लास्ट पॉइंट की तरफ, ताकि फिर आप इस सवाल को सॉल्व भी करो। लास्ट पॉइंट है, हमें पता कैसे चलेगा बेटा, ऑनलाइन वाले बेटा अनबोर्ड हो ना सारे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो हमने सेल्स की कितनी 4 मिलियन की, इसका इनपुट कितना है? भाई पता कैसे चलेगा? क्या सवाल में कोई नोटिंग है? अच्छा अगर सवाल में नोटिंग होती तो ये मुमकिन है कि फर्दर इंफॉर्मेशन में वो हमें बताता कि भाई इस 8 मिलियन में से या इसमें से इस 8 मिलियन में से वो हमें बताता ना कि कितना अमाउंट है जो यहां गया, नहीं बता रहा। अच्छा देखिए, मगर कुछ अमाउंट तो गया ना, और सवाल टोटल साइलेंट है, टोटल साइलेंट है। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? ठीक है, अब इसको समझाने के लिए बेटा, इस पॉइंट को समझाने के लिए हमें ना इस सवाल को थोड़ा सा मैं एक्सेल पे ले जाऊंगा। ठीक है, फ्रंट स्क्रीन नहीं कर रहा इसको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कनेक्टेड हो? हाँ बेटा, क्या नेक्स्ट क्लास है? टाइम खत्म हो गया? किसने बोला? आपने बोला? अच्छा मुझे ये बताएं, क्लास की टाइमिंग कब तक थी? ना यार, अच्छा चलो चलो रुक जाता हूँ बेटा। अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आप में से कोई बताया टाइमिंग क्या थी क्लास की? 5? मैंने देखी नहीं है, इन पे मुझे इत्मीनान नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बेटा चलो, एक एक इसका मतलब है कि हमें फिर अगली क्लास में लेके जाना पड़ेगा, और इस सवाल को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। रिवाइज करके आइएगा जो 2 पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं। और जो ऑन कैंपस वाले हैं ना बेटा, आपसे मैं पूछूंगा, इधर ऑनलाइन वाले से नहीं पूछ सकता, तुमसे पूछूंगा। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह यहाँ से अगली क्लास में जाएंगे। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई सवाल?